स्टिल देयर आर पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो लोगों को लगता है कि डिफेंस है मतलब इंडियन आर्मी है, आर्म फोर्सेस है। तो मुझे लगता है ये भी एक यूपीएससी की खासियत है और इसलिए लोगों ने यूपीएससी के इस एग्जाम्स की तरफ टारगेट करना चाहिए। एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम इज एलिजिबल टू राइट सीएपीएफ एग्जाम। ठीक है, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आइदर यू आर वुमन और मैन, यू आर फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट, बोथ आर इक्वली एलिजिबल, देयर इज नो कोटा, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप क्वालिफाई होते हो तो यू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट। जय हिंद, मैं सचिन चौगन आप सभी का स्वागत करता हूं एवीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ फिर से ज्वाइन किया है एक्स एसी विनय इंग्लिश सर ने। तो असिस्टेंट कमांडेंट अगर आपको बनना है हमारे देश की फोर्सेस के अंदर तो वो किस तरीके से बना जा सकता है, इस बात का जवाब देने के लिए सबसे सही और सटीक इंसान है खुद एक्स एसी विनय इंग्लिश सर। तो इस बारे में हम बात करेंगे एंड आई वांट टू थैंक सर। सबसे पहले सर आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहली चीज जो बच्चे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक बच्चा अभी कॉलेज से पास हुआ है, उसे नहीं पता सीएपीएफ क्या होती है या सीएपीएफ के अंदर ऑफिसर्स कैसे बना जाता है। सो व्हाट इज सीएपीएफ एंड हाउ टू जॉइन इट एज एन ऑफिसर? एक्चुअली अभी तो खैर अच्छा खासा अवेयरनेस आ रहा है, बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। तो लोगों को लगता है कि डिफेंस है मतलब इंडियन आर्मी है, आर्म फोर्सेस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके अंदर ये जो 6 फोर्सेस है ना, तो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है ना, एसएसबी है। तो ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस इनको बोला जाता है टोटल, इन फोर्सेस को मिलाकर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। एंड जैसे इंडियन आर्मी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वैसे ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो इन फोर्सेस की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि द एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। एक ही दिन का प्रोसेस है, मतलब रिटन एग्जाम का। दैट इज अगेन अ वंडरफुल टास्क। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप क्वालिफाई होते हो तो यू बिकम असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, इट्स अ गैजेटेड पोस्ट, राइट? सो इट्स रियली अ बिग थिंग। आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी सुन लो। और बहुत ही बड़ी बात है अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो थ्रू दिस एग्जाम, बिकॉज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये हाईएस्ट पोस्ट है जो यूपीएससी के थ्रू जिसमें आप सिलेक्ट होते हो और आप ज्वाइन हो सकते हो। सीएपीएफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सो फॉर एनी रीज़न पकड़ लो, अगर आपको यूनिफॉर्म पसंद है और तो आपने शायद एनडी भी दिया हो या आप सीडीएस भी कर रहे हो, बट देयर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स फॉर सीडीएस। हम सब जानते हैं कि पहले रिटन है, फिर एसएसबी है, एसएसबी में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन पे अच्छे से ध्यान देते हैं तो ये सारे फिल्टर भी सीएपीएफ में नहीं है। बस आपका एक रिटन एग्जाम होगा, सेम डे पे 2 एग्जाम होंगे, और देन यू आर, इफ़ यू आर फिजिकली क्वालिफाइड, यू आर रेडी फॉर एंट्री, राइट? सो कंपेरेटिवली प्रोसेस आसान है और पोस्ट जो है वो गैजेटेड है ना। तो ये है सीएपीएफ। ठीक है सर, ये आपने बता दिया कि एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है जिसके लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करेगा, राइट? सर ये एग्जाम कब देना पड़ता है, कब होता है एग्जाम, कब नोटिफिकेशन आती है, क्या एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है सीडीएस की तरह, या क्या प्रोसीजर होता है इस चीज़ों का? नहीं, एग्ज़ाम जो है वो साल में एक ही बार कंडक्ट होती है। नॉर्मली एग्ज़ाम हर साल अगस्त में होती है। ठीक है, तो 2025 में ये 3 अगस्त को है, लेकिन 2026 में ये एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है। सो इस एग्ज़ाम का टाइम टेबल ऑलरेडी यूपीएससी के साइट पे है, एंड आई थिंक इट विल बी कंडक्टेड ऑन द लास्ट वीक और लास्ट संडे ऑफ जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो 2026 में एग्ज़ाम इज ऑन 19th ऑफ जुलाई, नॉट लास्ट संडे, 19th ऑफ जुलाई ये एग्ज़ाम की डेट है फॉर 2026। लेकिन इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो फरवरी में ही निकलेगा। ठीक है, 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आउट होगा। सी यूपीएससी की एक ये बात बहुत बढ़िया है कि उनका अगले साल का टाइम टेबल ऑलरेडी साइट पे है और उसी डेट पे चीज़ें होती हैं। रेयरली ऐसा होगा कि चीज़ें नहीं होंगी। सो ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से कैंडिडेट को प्रिपरेशन के लिए अच्छा खासा समय मिलता है एंड ही इज़ रेडी फॉर द एग्जाम। तो मुझे लगता है ये भी एक यूपीएससी की खासियत है और इसलिए लोगों ने यूपीएससी के इस एग्जाम्स की तरफ टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि बॉस मैं इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू क्रैक सिविल सर्विसेज बट सीएपीएफ इज देयर फॉर यू देन, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि 19th ऑफ जुलाई को एग्जाम है, 18th ऑफ फरवरी को नोटिफिकेशन खुलेगा और 10 मार्च तक आप अगले साल 2026 में 10 मार्च तक आपको फॉर्म जो है सीएपीएफ के एग्जाम का वो भरने की लास्ट डेट होगी। तो अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है। ये प्रोसेस है सीएपीएफ का। ठीक है, मुझे प्रोसेस समझ में आ रहा है कि एक फॉर्म खुलेगा, मुझे वो फॉर्म फिल करना है, जिसका एग्जाम होगा यूजुअली
अगस्त में होता है, नेक्स्ट ईयर वो जुलाई में होगा। मतलब यस, हाँ वो यूपीएससी ने बता दिया, तो उसी डेट का होना है। ठीक है, मेरे को पोस्ट समझ में आ गई कि एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है हमारी फोर्सेज के अंदर, जो 5 फोर्सेज 6 फोर्सेज हमारी सीएपीएफ के अंदर आती हैं, जो कि एमएचए के अंडर में। सर लेकिन मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है कि मैं एलिजिबल हूँ ये एग्जाम देने के लिए या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, ये बात कैसे पता लगेगी? एंड हु क्या, जैसे कि सीरियस एग्जाम होता है तो वहाँ पे जेंडर वाइज चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि फीमेल के लिए नंबर ऑफ सीट्स अलग होता है, मेल के लिए नंबर ऑफ सीट्स अलग होता है। तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम? See, let me tell you one by one. First, कि any graduate from any stream is eligible to write CAPF exam. ठीक है? There is no gender discrimination. Either you are a woman or man, you are female candidate or male candidate. Both are equally eligible. There is no quota. There is nothing like that. ठीक है? You are eligible to write the exam as a female candidate. ये पहली बात मैं फीमेल सारे कैंडिडेट्स को बता दूं जो ये वीडियो देख रही है. ठीक है? जो एज का क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 20 से 25 इज द लास्ट, मतलब लास्ट लिमिट। 25 के अंदर के आप होने चाहिए तब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, 20 के ऊपर आप चाहिए। फॉर ओबीसी आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, 28 तक की एज लिमिट है। एंड फॉर एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स दैट एज लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 5 ईयर्स, सो 25 + 5 तो 30 के अंदर तक आप अपना लास्ट अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन शुरुआत जो है सबकी फ्रॉम द एज ऑफ 21 जो है वो शुरुआत हो जाती है। तो ये हो गई बात एज की। और जेंडर का तो मैंने बता दिया कि बोथ men and women are equally eligible to write the exam if they are graduates in any stream. ठीक है? अब रही बात मतलब एजुकेशन का क्वालिफिकेशन में मैंने बता दिया, if you are a graduate then you can write this exam. ठीक है? इसमें और एक बात है कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हो लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन की, स्टिल यू कैन राइट द एग्जाम। ये बहुत बढ़िया चीज़ है यूपीएससी की कि you don't have to wait for your certificate to come, final certificate. You can write the exam in the very final year. ठीक है? So you don't have to wait for your graduation. तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है यूपीएससी। तो सर अगर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता तो मैं ये एग्जाम लिख सकता था? Absolutely. Okay. मतलब you don't have to complete it. फाइनल ईयर आपका शुरू हो गया है तो उस फाइनल ईयर जो चल रहा है ना तभी भी आप एग्जाम लिख सकते हो। तो सर एक छोटा सा सवाल आता है मेरे मन में कि मुझे कॉलेज में मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, तो क्या मैं मेरे कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सीएपीएफ एसी की प्रिपरेशन कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं तो कैसे मैनेज करूंगा सर मैं एज ए स्टूडेंट? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सी मैनेजेबल तो पक्का है। आई मीन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जो भी ग्रेजुएशन हम परस्यू कर रहे हो, ठीक है, वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या इंजीनियरिंग या एनी अदर स्टफ, वी ऑल नो कि हम साल भर नहीं पढ़ते हैं। मतलब कोई भी जो बंदा पढ़ाई करता है कॉलेज में वो जानता है कि वो उस एग्ज़ाम से पहले जब प्रिपरेटरी लीव मिलती है, पीएल जिसको बोलते हैं, तब पढ़ाई करता है, 8 दिन पहले पढ़ाई करता है। और अगर वो बहुत सिंसियर भी है और वो साल भर भी पढ़ाई करता है तो भी हम जानते हैं कि वो पूरा 8-10 घंटा तो रोज़ कुछ पढ़ता नहीं है। मैं जानता हूँ कि कॉलेज भी होता है, बाकी एक्टिविटीज़ भी होती है, बट स्टिल द वन हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट द करियर एंड द वन हु इज़ वेरी सीरियस अबाउट गेटिंग द यूनिफॉर्म, उसके लिए तो कभी भी सफ़र आसान नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल टू मैनेज द टाइम बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ लाइक फेस्टिवल्स होते हैं, संडेज होते हैं, और कॉलेज तो दिन भर नहीं होता, कुछ ना कुछ समय तो हम अगर हम स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम शुरुआत में रोज 2-3 घंटा भी निकालते हैं ना इनिशियल फेज में, तो इट्स इनफ। ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलूँगा कि इन सब चीज़ों में बहुत बार क्या होता है, टाइम तो हम निकाल लेते हैं लेकिन वी आर नॉट अवेयर वेदर व्हाट टू डू। तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मेंटर चाहिए जो आपको ये बताए कि एग्जैक्टली स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, कौन चीज़ नहीं पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल मार्केट में है, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे है। सो जो पर्सन इस एग्जाम के थ्रू जा चुका है या जिसको अच्छा अनुभव है, उसका एक बार गाइडेंस देना कि सर मुझे पढ़ना है, मैं क्या क्या पढ़ूँ, किस तरह से पढ़ूँ, पेपर 1 पेपर 2 का बैलेंस कैसे करूँ। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं टेलर मेड पढ़ाई करते हैं, तो कॉलेज अटेंड करके उसका अच्छे से पढ़ाई करके भी आप इस एग्जाम का पढ़ाई कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम इतने परसेंटेज आपको ग्रेजुएशन में चाहिए, 60% चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सीएपीएफ में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने मार्क्स मिलने ही चाहिए। डेफिनेटली यू शुड बी ग्रेजुएट, मतलब आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई आप ग्रेजुएट हो, लेकिन आप एग्जाम लिख सकते हो जब आप फाइनल ईयर में हो। ये कितनी बड़ी बात है। और प्लस ग्रेजुएशन करते करते आप टाइम निकाल सकते हो। और लेकिन हाँ, ये बात है कि अभी वो कितना टाइम निकालना है और किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है, पहले क्या पढ़ना चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू सी अ मेंटर, ही और शी विल बी गाइडिंग यू प्रॉपर्ली। सर मतलब मैं कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई कर सकता हूँ सीएपीएफ के लिए, और मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया तो मैं टाइम दे सकता हूँ इस एग्जाम? एब्सोल्युटली। तो एक क्वेश्चन निकल के आता है सर हर एस्पिरेंट के मन में जो ये प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कितना इस एग्जाम के लिए, कि क्या मुझे एग्जाम से 3 महीने पहले शुरू करना है
6 महीने पहले शुरू करना है या 1 साल पहले शुरू करना है? व्हाट इज अ मिनिमम टाइम फ्रेम विच इज रिक्वायर्ड कि मैं बोलूँ कि मेरा इस आने वाले पर्टिकुलर अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्लियर हो जाए? If you are a fresher, I'm answering from the point of view of someone who is completely new to this exam. He or she needs minimum 1 year, and I'm saying minimum with completely thinking about this thing since I am in this field for last 10 years. So I'm telling you with quite confidence that you need at least 1 year for preparation if you are completely a newcomer. क्योंकि जो इस एग्जाम का पैटर्न है, उस एग्जाम के पैटर्न की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ने के लिए, यूपीएससी के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड 1 ईयर मिनिमम. उतना अगर आप देते हो एज ए न्यू कमर देन यू कैन मैनेज दिस एग्जाम विद डेफिनेटली अ बेटर गाइडेंस. क्योंकि बहुत बार क्या होता है 1 साल के 4 साल भी कर लो, लेकिन अगर आपको ये ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली एग्जाम की डिमांड क्या है, तो फिर यू कीप ऑन फेलिंग अगेन एंड अगेन. सो यू नीड अ गाइडेंस, बट अंडर दैट गाइडेंस इफ यू गिव 1 ईयर प्रॉपरली यू कैन मैनेज. सर, आपने गाइडेंस की बात की. सो AVKS Academy provides guidance for CAPF exam and exclusively for CAPF exam for the last 10 years. कि ना कोई और एग्जाम बीच में आता है, ना कोई और चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं. हमारा जो क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बनाई गई हैं कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और इस एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको जो भी रिक्वायर्ड होगा वो सारी चीज़ें आपको AVKS Academy प्रोवाइड करवा देती है. Yeah, that's good thing. सर, ये सब मुझे समझ में आ गया. मेरा एक सवाल हो रहा है सर. आपने कहा कि अगर किसी को पैटर्न समझ में आ जाता है तो वो इस एग्ज़ाम को 1 साल में क्लियर कर लेगा, और बहुत सारे बच्चों को तो एग्ज़ाम का डिमांड समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो एक बेसिक लेवल पे अगर मैं समझना चाहूँ, ऑल्दो बहुत डिटेल में नहीं बात की जा सकती एक वीडियो के अंदर इस टॉपिक पे, बट स्टिल कि अगर मैं जानना चाहूँ कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है. you should know it and it's very simple. और एक बार अगर ये आप सुन लो तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हम जो स्टार्टिंग से बताया है कि ये असिस्टेंट कमांडेंट नाम की जो पोस्ट है, इट्स रियली समथिंग विच यू कैन स्ट्राइव फॉर. एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है. जैसे कि मैंने बोला कि पकड़ लो 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन उससे पहले से आप एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो. और एक्चुअली AVKS के चैनल पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस अवेलेबल है जहां हमने 1 साल की स्ट्रैटेजी डाल के रखी है ना, कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है. तो एकदम सिंपल टर्म्स में एग्जाम का पैटर्न में बताने जाऊँ तो बेसिकली पकड़ लीजिए 19 जुलाई को जो आपका एग्जाम है, एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे. एक पेपर जो है वो पेपर 1 जिसको बोलते हैं, उसमें सारा उसको GS बोलते हैं, मतलब जनरल स्टडीज. उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, साइंस, बेसिक साइंस, मैथ्स, है ना, इन सब के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. टोटल 125 क्वेश्चन आर देयर, 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स ईच. तो टोटल 250 मार्क्स का ये जो है पेपर होता है. ऑन द सेम डे आफ्टर द गैप ऑफ 2 आवर 2 से 5 आपका पेपर 2 होता है, जो कि एक रिटन पेपर होता है. ठीक है ना, जिसमें आपको एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ें करनी है ना. आपको ओवरऑल ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा गूगल भी करते हो तो समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, आप यू कैन गो फॉर दैट. तो एक ही दिन मॉर्निंग 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव MCQ वाला पेपर है, जिसमें ये सारी चीज़ें है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड स्टफ. देन सेम डे 2 से 5 जो है वो आपका पेपर 2 है ना. उस पेपर 2 में आपको एक्चुअल आंसर्स लिखने हैं, मतलब एसे लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है. अगेन दैट कैन बी लर्न अंडर द प्रोफेशनल गाइडेंस. ये हो जाने के बाद इफ यू क्वालिफाई दिस एग्जाम, मतलब दोनों के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के, एंड देन देयर इज अ फाइनल लिस्ट फॉर द फिजिकल, है ना. उसके बाद आपका फिजिकल होगा. तो फिजिकल का क्राइटेरिया भी ना बहुत मतलब डुएबल है. अगर किसी को एक डाउट होगा, पकड़ लो कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है जो कि उसको लगता है कि सर मैं थोड़ा सा ओबेज हो गया, मैं थोड़ा सा हेवी वेट हूँ और फिर वो तो डिफेंस वाला है, यू गेट इनफ टाइम टू रिड्यूस योर वेट और यू कैन मैनेज द स्टफ. ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है. फिजिकल के बाद, इसके पहले ये होता था, पहले फिजिकल होता था, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद इंटरव्यू. लेकिन 2025 के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड अ लिटिल बिट. अभी आपका फिजिकल तो होगा, और फिजिकल के लिए भी आपको प्रॉपर वो पहले से बता देते हैं कि ये डेट है आपका फिजिकल का, सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. आपका फिजिकल होगा 2025 के बाद, रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद पहले इंटरव्यू होगा. अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल होगा. तो ये है एग्जाम का पैटर्न. और इस एग्जाम के पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रिटर्न पार्ट ही है. आपका रिटर्न पार्ट हो जाएगा तो यू कैन डेफिनेटली वर्कआउट फॉर फिजिकल. एंड इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी, वो भी मुझे लगता है AVKS में बिल्कुल करवाई दी जाती है. सो द रिटर्न पार्ट इज इंपॉर्टेंट. सो एग्जाम का पैटर्न समझो बस, सेम डे रिटर्न एग्जाम है 19 जुलाई को, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल. ये आपका एग्जाम का पैटर्न है. अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग कि आप CAPF AC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना भी चाहते हैं, देन यू आर द पार्ट ऑफ AVKS फैमिली. एंड AVKS अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा खड़ा है. चाहे आपको रिटर्न एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे आपको किसी और स्टेज के लिए प्रिपेयर करना है, वी आर देयर फॉर यू. अगर आप हमारे साथ एक प्रोफेशनल गाइडेंस में जुड़ते हैं, आपका समय बचेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी. आपको जस्ट उस पथ पे चलना रहेगा जो पथ आपको AVKS दिखा रहा है. अगर आप चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं
स्टिल आप एवीके एकेडमी की फैमिली के मेंबर रहेंगे और आपको किसी भी लेवल पे कोई भी हेल्प चाहिएगी तो एवीके एकेडमी के सभी टीचर्स या सभी जो भी लोग जुड़े हुए हैं दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। Before we end, I would just like to tell you one thing to all the aspirants. In my personal opinion, जो लास्ट ईयर में है, I would recommend you must go for this exam in the final year itself. Because यूपीएससी ने आपको अलाउ किया है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है ना। ग्रेजुएशन के बाद तो आप एलिजिबल है ही, लेकिन यूपीएससी बोल रही है सामने से कि आप फाइनल ईयर में हो तो भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, गाइडेंस के लिए लोग बैठे हैं, राइट? सो सर इस एग्जाम में सिविल सर्विसेज की तरह नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का इशू तो नहीं होता है बच्चों को? नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 20 से 25 तक आपको है, फॉर एग्जांपल फॉर जनरल कैंडिडेट। तो कितने इस बीच में उन्हें जितने भी अटेम्प्ट मिलते हैं वो दे सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली, दैट इज परफेक्ट। देन एवरी एस्पिरेंट जो फाइनल ईयर के अंदर है उन्हें भी इस एग्जाम को ऑप्ट जरूर करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सो मच। आई वांट टू थैंक सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।